स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट भाग एस्चुराइन हैबिटेट या बेला संगम आवास। बेला संगम आवास ऐसे आवास हैं जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बेला संगम या एस्चुराइन हैबिटेट नदियाँ तथा समुद्र के मध्य के ऐसे संक्रमण क्षेत्र हैं जहाँ पर सवस जलीय आवास लवणीय जलीय आवास से संपर्क में आता है, या सवस जलीय आवास लवणीय जलीय आवास में मिलता है, या दोनों इस स्थान पर आपस में संपर्क में आते हैं या मिलते हैं। तो ऐसे जो आवास होते हैं इन्हें हम एस्चुराइन हैबिटेट के नाम से जानते हैं। एस्चुराइन हैबिटेट, एन एस्चुरी is the place where a river meets the sea। एस्चुरी यानी वो स्थान है जिनसे एस्चुराइन हैबिटेट का निर्माण होता है। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एल्ट्रिंगॉन 1971, एल्ट्रिंगॉन्स 1971 के अनुसार एन एस्चुराइन कंडीशंस रिजल्ट्स इट्स वेयर फ्रेश वाटर मीट्स द सी। अकॉर्डिंग एल्ट्रिंगॉन 1971 के अनुसार एस्चुराइन एक ऐसी कंडीशन है जिससे फ्रेश वाटर सी वाटर से मिलता है। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस हैबिटेट द कंपोजिशंस ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंटली चेंज, यानी ये ऐसे आवास हैं जहाँ पर जल का कंपोजिशन या संगठन या उसकी लवणता, अक्षारता, या हम कह सकते हैं कि वाटर के गुण या जल के गुण, सवस जलता या लवणता कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एट हाई टाइड there is a provides of maximum salinity, which at low tides the salinity become minimized or the fresh water increase comparatively saline water। हम समझ सकते हैं कि जैसे ही समुद्र में टाइड या ज्वार भाटे आते हैं तो उस वक्त इस एस्चुराइन आवास के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है या लवणता बढ़ जाती है, और जैसे ही टाइड्स या ज्वार भाटे कम आते हैं तो उस क्षेत्र की सैलिनिटी मिनिमाइज हो जाती है या कम हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टाइड कम होने के समय या ज्वार भाटा कम होता है तो उस वक्त एस्चुराइन आवास के अंदर फ्रेश वाटर लवणीय वाटर से कंपेरेटिवली मात्रा में अधिक होता है। चूँकि हम ये जानते हैं कि ये दोनों भाग ऐसे हैं जहाँ पर सवस जल लवणीय जल से मिलता है। इस आवास के अंदर दोनों प्रकार के जंतु आवासित रहते हैं और इन जंतुओं के अंदर धीरे धीरे यहाँ रहने की क्षमता डेवलप हो जाती है। द एस्चुराइन्स आर रिवर माउथ। एस्चुराइन्स मुख्य रूप से रिवर के मुख्य भाग हैं, कोस्टल बेज हैं, समुद्र के किनारे हैं, और ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये जो सवस जलीय आवास नदियाँ हैं उनके माउथ भाग तथा समुद्र के कोस्टल एरिया दोनों से मिलने से एक ट्रांजिशनल, एक संक्रमण जो क्षेत्र बनता है, यही एस्चुराइन आवास का निर्माण करता है। और इसके अंदर फ्रेश वाटर हैबिटेट तथा मैराइन वाटर हैबिटेट दोनों की जो पॉपुलेशन है वो आवासित रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्चुराइन हैबिटेट। इसी में नेक्स्ट हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्चुरीज या बेला संगम आवास के लक्षण क्या हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं सैलिनिटी।
एस्चुराइन हैबिटेट शो हाई फ्लैक्चुएशन इन सैलिनिटी। एस्चुराइन आवास ऐसे आवास हैं जहाँ पर सैलिनिटी या लवणता में फ्लैक्चुएशन या उतार चढ़ाव में दिखाई देता है। यहाँ की सैलिनिटी 0.5 to 3.5% तक फ्लैक्चुएट करती है, या इसमें इतना उतार चढ़ाव में दिखाई देखने को मिलता है। इट इज़ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। ये बेसिकली फ्रेश वाटर के अमाउंट के निर्भर करती है। साथ साथ टाइडल कंडीशंस एंड द सीजन ऑफ द ईयर और फ्लो ऑफ द फ्रेश वाटर इन रिवर। साथ साथ टाइडल कंडीशंस के ऊपर निर्भर करती है कि समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं जिनसे लवणीय जल इन नदियों के किनारों की तरफ मूव करता है, या इसका बहाव भी एस्चुराइन हैबिटेट में होता है। तो हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर तथा लवणीय वाटर दोनों के मिलने से इसमें सैलिनिटी का कंटिन्यूसली बदलाव होता रहता है, क्योंकि जब सीजनली अधिक वर्षा होती है तो फ्रेश वाटर नदी में अधिक आता है, परंतु जैसे ही समुद्र में टाइड आता है तो ये पानी बह करके इन आवासों की ओर मूव करता है, तो फिर इसकी लवणता वापस बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एस्चुराइन आवास की जो सैलिनिटी है वो लगभग 0.5% से लेकर के 3.5% तक पाई जाती है। ये बेसिकली नदी में आने वाले पानी तथा समुद्र में आने वाले टाइड्स के ऊपर निर्भर करती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं सिल्ट और मड, यानी नदियों से बह कर आने वाली मिट्टी। जो मृदा जो सोयल है वो सिल्ट प्रकार की होती है। एस्चुराइन हैबिटेट नॉर्मली हैव ए हाई सिल्ट कंटेंट, यानी इस आवास के अंदर जो मृदा पाई जाती है जिसके अंदर सिल्ट कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एज द सिल्ट डिक्रीज इट्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे सिल्ट की मात्रा इन प्लांट्स में, इन आवासों के अंदर कम होती है तो इसमें आवासित होने वाले प्लांट्स की संख्या धीरे धीरे इसमें कम हो जाती है। बिकॉज डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कम्स थ्रू फ्रेश वाटर इन रिवर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिल्ट जब पर्याप्त मात्रा में इन आवासों के अंदर उपलब्ध रहती है तो इसके साथ साथ नदियों से आने वाले ऑर्गेनिक पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं, या डिकम्पोज या डीके जो पदार्थ होते हैं वो भी मिले होते हैं। इनसे जो सोइल बनती है उसकी क्वालिटी या फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो कंटिन्यूसली जब नदी के बहाव से ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिली हुई सॉइल जब इसमें मिलती है तो इस सॉइल की फर्टिलिटी निरंतर रूप से बनी रहती है और यहाँ पर प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म्स के द्वारा अपने खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये खाद्य पदार्थ इस आवास में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए आवास भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ इन्हें भोजन भी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं अपन, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भोजन तथा मिनरल्स प्रोवाइड करता है। रिवर आल्सो ब्रिंग पोल्यूटेंट्स विच कॉज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। हम जानते हैं कि रिवर के अंदर बहुत से विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट पदार्थ या टॉक्सिक पदार्थ बह करके आते हैं। विषैले पदार्थ भी नदियों के पॉल्यूशन के कारण या इनके प्रदूषण के कारण नदियों में मिलकर आते हैं, और ये जल नदियों में उपस्थित प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों के ऊपर टॉक्सिक प्रभाव डालता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नदियों में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये इनमें आवासित रहने वाली ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। इसी में हम नेक्स्ट लेते हैं एस्चुराइन फौना। एस्चुराइन फौना जनरली हम लिविंग एनिमल्स के संदर्भ में लेते हैं, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जंतु जो एस्चुराइन आवास के अंदर या एस्चुरी के अंदर आवासित रहते हैं। द एस्चुराइन हैबिटेट फ्यूना आर यूरीहेलाइन एंड यूरीथर्मल, यानी इसमें जो आवासित रहने वाले फ्यूना ऐसे होंगे जो यूरीहेलाइन तथा यूरीथर्मल प्रकार के होंगे,
अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी इन आवासों में रहने वाली सैलिनिटी तथा टेम्परेचर की अधिक रेंज को या अधिक प्रास को ये इजीली सहन कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन आवासों में रहने वाले जंतु ऐसे होंगे जो यूरी हेलाइन प्रकार के होंगे या यूरी थर्मल प्रकार के होंगे। ये इस आवास में होने वाले लवणता तथा इसके तापक्रम में होने वाले बदलाव की अधिक प्रास को इजीली सहन कर सकते हैं। द एनिमल इंटर इन द एस्चुरी फेज चेंज सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, बिकॉज हम जानते हैं कि एनिमल्स एस्चुरी में इंटर करते हैं, क्योंकि एनिमल्स रिवर से भी आते हैं और साथ साथ मैराइन वाटर से भी आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऐसी कंडीशन को फेस करते हैं जहाँ पर सैलिनिटी तथा टेम्परेचर दोनों में बदलाव होता है। एनिमल्स में इमीडिएट डेथ एंड एक्लिमेटाइज इन न्यू हैबिटेट्स, सम एनिमल्स शो वेरी हाई रेस्पिरेटरी रेट, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं हाइड्रोबिया। अब हम जानते हैं कि ये नए आवास में आते हैं जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, या हम ये कहें कि फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक है, क्योंकि एनिमल्स दोनों आवासों से इस ट्रांजिशनल बेल्ट में आते हैं। इसलिए या तो इनकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी यहाँ पर अलाउ नहीं करती है, या ये जंतु धीरे धीरे कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय बाद में यहाँ से चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जंतु अपने आप को एक्लिमेटाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्लिमेटाइजेशन के बाद में जंतु यहाँ पर कुछ जंतु इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें एक हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोबिया। हाइड्रोबिया एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो कि हाई रेट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट को प्रदर्शित करता है, या ये अपनी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसी प्रकार की है कि इसकी रेस्पिरेटरी रेट अधिक होती है और इसके कारण ये इस क्षेत्र के अंदर आवासित रह सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट फ्यूना, यानी कौन से ऐसे फ्यूना हैं, कौन से ऐसे जंतु हैं जो इसमें जनरली आवासित रहते हैं। द परमानेंट फ्यूना आर स्पेंड देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल इन एस्चुरी एंड आर वेरी वेल अडेप्टेड इन एस्चुरी हैबिटेट्स। परमानेंट फ्यूना ऐसे फ्यूना हैं जो लगभग अपना पूर्ण जीवन या संपूर्ण लाइफ साइकिल इस एस्चुरी आवास के अंदर व्यतीत करते हैं तथा अच्छी तरीके से ये अडेप्टेड हो जाते हैं इस आवास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एन एनिमल्स लाइक्स गैमरस को हम देखें तो जनरली इसके अंदर आराम से रह सकते हैं। पोलिकिड्स में हम देखें नीरीज, तो ये भी इस आवास के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे एरिनिकोला, ट्यूबिफिक्स, इंक्रस्टेशंस लाइक बेलेनस, पेलिमोन्स, हार्बिट क्रेब्स, मोलस्कन्स में हम लेते हैं जैसे ऑयस्टर्स, और अदर एनिमल्स जैसे कैटफिश, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा इस एस्चुरिन आवास के अंदर या एस्चुरिन हैबिटेट के अंदर आवासित रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं क्योंकि इन आवासों में ये रहते हैं तो इनमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें डेवलप हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम फिशेज डेवलप एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सम कैटफिश ले स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज योकी एग्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें डेवलप होना साथ साथ जैसे कैटफिश के द्वारा कम मात्रा के अंदर लार्ज क्वांटिटी के लार्ज योक के एग्स यहाँ पर इन कैटफिश के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे जंतु एडवांस डेवलपिंग स्टेज के अंदर डेवलप हो या हैचिंग हो, जिससे जंतु इस आवास के अंदर ईजिली आवासित रह सके, उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं पड़े। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टेम्परेरी फ्यूना ऐसे फ्यूना है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर रहते हैं और इसके बाद में वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। दीज एनिमल्स आइदर स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री, ये ऐसे एनिमल हैं जो यहाँ अपने जीवन का कुछ समय यहाँ व्यतीत करते हैं और इसके बाद में यहाँ से मूव कर जाते हैं इन द एस्चुरी और पास थ्रू द एस्चुरी ऑन देयर वे फ्रॉम द रिवर्स टू ओशियंस, और ये रिवर्स तथा ओशियन में अपना समय व्यतीत करने के बाद में मूव कर जाते हैं।
और वाइस वर्षा, या हम कह सकते हैं कि ये रिवर से ओशन में आते हैं या ओशन से रिवर में कुछ समय रहने के बाद में ये जंतु मूव कर जाते हैं। सम एनिमल्स मूव इन फ्रेश वाटर फॉर सर्चिंग ऑफ फूड एंड फॉर शो अग्रेसिव बिहेव। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो भोजन की तलाश में इन आवासों की तरफ मूव करते हैं, तथा कभी कभी जंतु एग्रेसिव बिहेव प्रदर्शित करने के लिए भी इन क्षेत्रों के अंदर मूव कर जाते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल देखते हैं इनका, लाइक कार्सिनस, शोर क्रैब्स, एंगलर फिशेस, ईल इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। सैल्मन फिशेस को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छे गुड एग्जाम्पल हैं जो मुख्य रूप से कुछ सवज जल में रहते हैं और कुछ लवण जल में रहते हैं, मगर ये इन आवासों की तरफ मूव करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सवज जल तथा लवणीय जल की तरफ मूव करते हैं। हम जानते हैं कि एस्चुराइन हैबिटेट के द्वारा या इस आवासीय क्षेत्र के द्वारा एक अलग क्षेत्र का डेवलप होता है जिसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं, और ये इकोटोन ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पर फ्रेश वाटर तथा मराइन वाटर दोनों की पॉपुलेशन आवासित रहती हैं। इसलिए इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया है एस्चुराइन हैबिटेट या बेला संगम आवास, या ऐसे आवास जो नदियों तथा समुद्र दोनों के मिलने से बनते हैं, या ऐसे संगम स्थान नदियों तथा समुद्र के जहाँ पर स्वच्छ जलीय वातावरण तथा लवणीय जल दोनों आपस में मिलते हैं। इन्हें हम बेला संगम आवास के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।